welcome to the first episode of The Legacy of with Pastiche Pictures, and today I have the director of many of my favorite films, films like Welcome, which we're going to speak about, and of course there's Ready, No Entry, No Problem, Welcome Back, and the list goes on and on. So Anees sir, welcome to the show. Thank you very much. It's an absolute honor to have you over here. Thank you. Yes, so much. it's an honor. It's a funny story because we ran into Anees sir, while we were on the streets, and Yeah. I guess it's miracles do happen, sir. Like things do come. We met accidentally and you were traveling in the car. I was walking. With your iPad and an assistant. It's safe to say that we intercepted you at 11:30 in the night. तो पहली मुलाकात हुई रोड पे हुई और रोड पे ही खड़े रह गए हम लोगों ने बात करते हैं प्लान किया कि चलो ये करते हैं हम. Lovely. So sir, Welcome over years has become a cult film. हम तो मतलब देखते देखते ही बड़े हुए हैं, and I really wanted to know that at its heart, Welcome is just about two gangsters who are very human. They just want to get their sister married. Where did this idea come? Where did the Keeda come that you want to make a story about this gangster world and the world of Sharif Shahnaz? Welcome is basically it's a very innocent film, you know. Of course. And we were searching idea कि भाई फिल्म बनानी है with Feroz Nararwala as a producer and अक्षय जो हैं उन्होंने मुझे ये फिल्म में बोला कि यार एक फ़िल्म बनानी चाहिए हम लोग वो आप करिए एंड आपकी फ़िल्म मुझे प्यार तो होना है तो बहुत अच्छी लगी एंड लेट्स वर्क टुगेदर. तो मैंने कहा ठीक है. तो जब प्यार तो होना था उनको बहुत अच्छी लगी थी तो आई वॉज एक्चुअली वांटेड टू मेक अ लव स्टोरी. सो आई वॉज सोच रहा था कि चलो एक लव स्टोरी बनाते हैं एंड इस तरह मैंने काम स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे उस लव स्टोरी में नाना पाटेकर भी आ गए, अनिल कपूर भी आ गए, फिरोज खान भी आ गए, परेश रावल भी आ गए और बहुत सारे एक्टर्स आते गए, मल्लिका शेरावत आई. तो बहुत सारे लोग आते गए और मैंने स्टार्ट ये किया था लिखना सोच करके मैं एक प्यार तो होना था कि ज़रा एक सिंपल सीधी प्यारी ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनाऊंगा. बट वो बनते बनते जो है क्योंकि प्यार तो होना था के बाद मैंने फिल्म बनाई थी नो एंट्री एंड नो एंट्री में बहुत सारे लोग थे, सलमान एंड अनिल कपूर एंड फरदी एंड लारा एंड पता नहीं कितने सारे बहुत लोग थे. तो वो कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छी बड़ी हिट हुई थी फिल्म. तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये सारा बनता गया मामला और बहुत बड़ी फिल्म बन गई. तो ये एकदम आप ये कह सकते कि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है कि आप बनाना कुछ चाहते हैं लेकिन एज ए क्रिएटिव पर्सन आप कुछ सोचते रहते हैं और करते रहते हैं. तो ये लिखने में मुझे वक्त लगा होगा मेरे ख्याल से 6 महीने. तो हाँ 6 महीने मेहनत की बैठे काम के एंड जब फिल्म जिस दिन मैंने कंप्लीट की एंड एक बिल्कुल अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार ये बहुत अच्छी पिक्चर है. लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जो फिल्म लिख रहा होता हूँ ना मुझे लगता है कि वो मेरी अभी बेस्ट पिक्चर है और ये बेटर लग रही थी मुझे कि ये नो एंट्री से बेटर है. क्योंकि नो एंट्री के टाइम बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि यार इतनी खूबसूरत पिक्चर है, इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी है और इतनी बड़ी हिट हुई है, इसके बाद आप क्या करोगे या उसके बाद आप क्या करोगे. तो मैं भी सोच रहा था कि हाँ फिल्म तो बहुत अच्छी है, इसके बाद क्या करेंगे. बट जब मैं लिखने बैठा तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा एंड उसके बाद जिस दिन मैंने फिल्म कंप्लीट की ना तो मुझे एक अजीब सा ये था कि नहीं यार ये फिल्म बहुत खूबसूरत है, कितनी बड़ी हिट होगी उसका मैं ना फिक्र करता हूँ और ना मैं प्लान करता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है. वो फ्राइडे के दिन पता लगता है कि भाई बिज़नेस क्या करेगी. मेरे हाथ में एक चीज़ है, एक अच्छी फिल्म बनाना और एक ख़राब पिक्चर बन जाना. तो कोशिश यही रहती है कि भाई अच्छी फिल्म बनाएं. उसमें कभी कभी ख़राब हो जाती है फिल्म लेकिन मुझे ये था कि पता था मुझे कि ये फ़िल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आएगी. और मैं जब फिल्म की शूटिंग भी कर रहा था तो मैं जितना एंजॉय कर रहा था उसके बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था और जब मैं मिक्सिंग कर रहा था, डबिंग कर रहा था तो मैं बहुत बार देखता था और मैं बोर नहीं होता था. तो मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ था कि ये पिक्चर जिस दिन भी रिलीज़ होगी लोग एक बार देखेंगे तो शायद उनको मज़ा मतलब उनको लगेगा नहीं यार एक बार और देखते हैं और एक बार और देखते हैं. तो अगर मैं पब्लिक क्योंकि मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ, उसके हिसाब से ही बनाता हूँ. और मैंने जब इसका एक फाइनल वर्जन जिस दिन हमने पूरी डबिंग वबिंग करके मिक्सिंग करके पहली बार जब फिल्म देखी थी मैंने
तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये फिल्म देखूंगा 4 बार। तो ये मेरा अंदाज़ा था कि जो लोग हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी फिल्म, और ये एक ऐसी फिल्म होगी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ आती है और चली जाती है। शायद ये फिल्म वो होगी कि लोग 5 बरस बाद, 10 बरस बाद, 15 ईयर्स के बाद भी जो है ना, लोग फिल्म ये देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये है कि उसकी पिक्चर की बहुत बड़ी खासियत एक ये थी कि आप फिल्म कहीं से भी शुरू करो, आपको कहानी समझने के लिए एक फिल्म वो बनती है जो फिल्म की बिगनिंग से आपको देखनी पड़ती है, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आती। अरे ये तो छूट गया मेरा, अभी क्या हुआ था, ये क्या नहीं हुआ था, इसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब भूल जाइए। जहाँ से आप देख रहे हैं बस वहाँ से एंजॉय करिए आप। तो वो एक बहुत बड़ी खासियत थी इस पिक्चर की। आई फील के जब मैंने देखी होगी, आई मस्ट हैव बीन मे बी 8 or 9 years old. Now I see it as a 21, 22-year-old, and I enjoyed it then, and I enjoy it now. But now I see it with more meaning. You know, like एक हम कल ही देख रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि आपने किया है कि आपके दो जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, मजनू भाई and Uday bhai, they are playing good cop and bad cop. Majnu bhai is playing bad cop, and Uday bhai is playing good cop. So where does that idea for that jugalbandi, that chemistry between two, you know, gangsters come with? And how did you just brainstorm? Because you anyways had legends in your frame. You have Nana Patekar, you have Paresh Rawal, and you have Anil Kapoor. And then for them to play these parts, for them to kind of create that on-screen sizzle, because so many things in Welcome are आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसका रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मजनू भाई ने कॉल किया है घुंगरू सेठ को उनको धमकाने, और घुंगरू सेठ ने सामने उनको जवाब दे दिया कि आप तू 4-5 खोके दे और मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। सो हाउ डिड यू रीच दीज प्लेसेस इन द राइटिंग? ऐसा क्या होता है कि जब आप फिल्म लिखते हैं तो आप ये चाहते हैं कि पब्लिक कुछ एक्सपेक्ट करे, तो आप ऐसे लिखते हैं। और अक्सर बहुत अच्छा होता है जब पब्लिक ये सोच रही है कि अच्छा सीन में ऐसा आगे होगा, कहानी में ऐसा होगा, और वो जो एक एंटिसिपेशन आप क्रिएट करते हो, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हो, और वो सेम चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बड़ा मज़ा आता है कि उसको लगता है कि नहीं, वी आर इंटेलिजेंट इनफ समझने के लिए कि ये आने वाला था और ये होने वाला था और ये हुआ है। और अगर वैसा नहीं होता है तो सम टाइम जो है ना पब्लिक बहुत डिसपॉइंटेड होती है कि यार हम तो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर वो थोड़ा मुश्किल काम होता है कि वो एक एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो भी उन्हें बहुत खुशी हो, उन्हें लगे नहीं यार ये बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, हमारे सोच से अलग हुआ है। क्योंकि आज एक नॉर्मल अगर कोई इस तरह के भाई का फ़ोन आता है तो हम एक नॉर्मली हमारे जहन में कि सामने वाला डरा होगा और वो धमकियां दे रहे होंगे, वो शायद गालियाँ दे रहे होंगे, नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं, भाई मेरी बात तो सुनो, यही होगा। तो इट वॉज अ नॉर्मल सीन। तो मैंने बोला अगर ऐसा सीन करूँगा नॉर्मल होगा। और उसके अलावा जो घुंगरू सेठ है जिसके आगे इतनी प्रॉब्लम होने वाली है कि वो अपने आप में शरीफ गुंडा है, वो शरीफ गुंडा है, तो उनको गुंडों से मुलाकात हुई है और वो अगर बहुत डरेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लोग तो मार पिटा के ये शादी करवा देंगे। ये सामने जो कैरेक्टर है ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है, शरीफ है। तो वो एक्सपेक्टेड डायलॉग नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है सर 2 खोखा चलो मैं भेजता हूँ, तो पहले तो वो खोखे का मतलब ही नहीं समझेगा। खोखा अच्छा खोखा मतलब बोलता करोड़, अच्छा तुम्हारी माँ छोड़ के गई थी, तुम्हारा बाप छोड़ के गया, तो वो मज़ा आता है। एंड उसके अलावा जब अनिल जी ये डायलॉग बोल रहे हैं तो नाना जी और सब है, तो उनके एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन जो एक रिएक्शन होते हैं कि उनको गुस्सा आएगा, वो नहीं है, दे स्टार्ट लाफिंग कि यार ये कौन मिल गया है तुमको, तो उस it makes the other person also laugh. तो मुझे लगता है राइटिंग में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि आप एक एंटिसिपेट करते हैं चीज़ों को, एक आप एक्सपेक्टेड चीज़ें होती है वो आप कर रहे हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब होता है तो वो लिखने में भी बहुत रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि ऑडियंस ने सोचा नहीं था, तो हाउ ऑडियंस आर गोइंग टू रिएक्ट। हाँ, तो वो रिएक्शन जो है एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर आप खाली एक इमेजिन कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ होती है देन यू आर सक्सेसफुल कि हाँ भाई आप, तो उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अ वांटेड रिएक्शन, कि भाई वी वांटेड, हम चाहते हैं कि इस डायलॉग के बाद पब्लिक हंसे, तो हम जो नेक्स्ट डायलॉग है उसको थोड़ा गैप दे के शूट करेंगे ताकि वो हंसने में उतना, तो हमने ये सोचा हुआ है। अगर वो एक्सपेक्टेड जो रिएक्शन है वो हमने जो सोचे थे अगर वो नहीं आ रहे, अनवांटेड रिएक्शन आ रहे हैं, तो वो गैप जो शूट किया हमने वो भी बेकार होगा। पब्लिक अगर वो हंस नहीं चुप है तो पब्लिक को लगेगा ये इतनी देर बाद क्यों बोल रहा है दूसरा।
तो वो मुझे लगता है कि वो धीरे 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 जब आप राइटिंग करते हो, आप डूबते हो, और इसको आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बोलिए आपके फिल्म लिखने का, आपने जितनी फिल्में देखी है वो बहुत कुछ मिलाकर, ये लफ्ज़ों में बोलना बहुत मुश्किल है ये भाई कैसे आप करते हो, बट आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस होता है और आपकी एक ईमानदारी से एक फ़िल्म को समझने की जो कोशिश होती है। सम टाइम आप सक्सेस होते हैं, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो एक कैलकुलेशन के साथ लिखते हैं उनके फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट्स इज़ बेसिकली अ ग्रामर। Right. But what you've touched upon is very interesting क्योंकि like pastiche what we do is हमारा भी वही आइडिया है कि हमने जितनी लाइफ में फिल्में देखी है वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके, because our idea is that you can find a lot of inspiration and still create something new while giving a tribute. So do you think कि आपके साथ भी in the works that you've done? मैंने बहुत फिल्में देखी है, मैंने एज ए असिस्टेंट बहुत लोगों के साथ काम किया है, वर्क विद ऑलमोस्ट 16 डायरेक्टर्स एज ए असिस्टेंट, including the legend Raj Kapoor साहब. I was assistant with him in Prem Rogue, and उसके पहले फिर मैंने अपना आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया था, उसके पहले मैंने I was in editing, then I was in sound recording, जो मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे मिस्टर प्रदीप सूरी, उनके साथ मैं असिस्टेंट हुआ करता था। तो और मेरे इस लाइन में कोई था नहीं मुझे गाइड करने के लिए, एंड आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज आई थिंक 13-14 when I entered in this line, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हाँ मुझे खुद पता नहीं था मुझे क्या बनना है। How did you find your way through this industry? तो मैं काम करता था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि जैसे मैंने साउंड में काम किया 6-8-10 महीना 1 साल, और मुझे समझ में ये आ गया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता था। देन मैं एडिटिंग में गया, मैंने 1-1.5-2 साल एडिटिंग के अंदर एज असिस्टेंट काम किया, एंड मुझे लगा नहीं मुझे ये नहीं करना। मैं आर्ट डायरेक्शन में गया, मैंने आर्ट डायरेक्शन का काम किया, और मुझे लगा नहीं मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता लगने लगा कि मुझे क्या नहीं करना है। देन आई जॉइंड राज कपूर साहब एज ए असिस्टेंट, और वहाँ मैंने जितना इंजॉय किया और मुझे लगा कि नहीं मेरा जो पैशन है, एंड आई वॉज 16 और 17 आई थिंक, तो तब मैंने डिसाइड मेरे माइंड में किया कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है। तो ये मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था। Thank you for deciding that. But sir, what you just said about कि आपको राज कपूर साहब के साथ बहुत मजा आया, and now there are people who have the same thing to say about you, that being on your film set is like being on a roller coaster, just having a good time. But of course we work in an industry where मतलब pressure तो है ही. Your producer is definitely telling you to reduce your days. I mean, even at the level that you operate at. So, sir, how do you maintain that environment where you don't let anything affect your piece, your art, and keep the up tempo कि सबको मजा आ रहा है? How do you reach there? देखिए अभी बात बताऊँ, मैं मतलब माशाल्लाह उस जगह आया हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर्स की तरफ से कभी ये बोलना ही नहीं पड़ता है कि भाई इतने दिन में ख़त्म कीजिए। एक अच्छी बात उनको ये मालूम है कि अनीस जो है वो डायरेक्टर बाद में है, वो बेसिकली जहन में प्रोड्यूसर है। वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। तो मुझे मैं सेट किया, अच्छा ये क्यों मंगाया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा आधा घंटा वो चलता है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट। जो चीज़ मेरी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही वो पैसा मुझे वेस्ट नहीं करना है। और अगर एक काम मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं प्रोड्यूसर होता और ये सीन जो है मुझे ये 6-3 घंटे में करना है, तो एज ए डायरेक्टर ऑल्सो मैं चाहता हूँ ये मैं 2.25 घंटे में करूँ। मुझे मेरी तरफ से प्रोड्यूसर को कभी शिकायत ये नहीं होगी यार बहुत टाइम लग गया या गलत हो गया। उन्हें खुद जब देखते हैं तो उनको लगता है नहीं यार इन्होंने फास्ट किया, ये इतना लेट होना चाहिए था। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है ये सारे प्रोड्यूसर्स बाद में हैं, सारे मेरे दोस्त पहले हैं, चाहे वो बोनी जी हों, चाहे वो मुराद खेतानी हो, चाहे टी सीरीज़ हो, चाहे फिरोज़ नडियाडवाला हो, चाहे वो विपुल शाह हो, वो तो खुद डायरेक्टर भी थे। तो उनके साथ बहुत एक अच्छा रिश्ता रहा है हमेशा दोस्ती का। और मैंने बहुत इकोनॉमिकल सोचा है, समझा है। और प्रेशर होता है, जैसे भाई हम शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म की, क्या नाम, वेलकम की। वेलकम का जो क्लाइमैक्स था उसमें बहुत लोग थे,
मतलब Yeah, 25-30 एक्टर थे एंड दुबई में हम शूटिंग कर रहे थे 49 डिग्री में, तो नेचुरली हर आदमी अपने वैन में बैठा हुआ है और वो बाहर निकलना वो मतलब क़यामत है कि कैसे आए इतनी धूप। तो असिस्टेंट जाते थे कि सर शॉट रेडी है, तो वो एक एक्टर के पास गए तो एक्टर दिखता था, वो दूसरा आया कि नहीं चलो वो आएगा मैं आता हूँ। तो हर आदमी एक दूसरे का वेट कर रहा था, तो वो आने में ही 1 घंटा लग जाता था, फिर उनको मार्क पे लेके आने में आधा घंटा। तो वो मैंने फर्स्ट डे की शूटिंग पे रियलाइज़ कर दिया कि ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये 20 दिन तक क्लाइमैक्स ख़त्म नहीं होना है। My God. तो नेक्स्ट डे मैंने सारे लोगों को बिठाया, नाना जी को, अनिल जी को, अक्षय, कतरीना, खान साहब हमारे, फिरोज़ खान साहब, कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और मेरी तबीयत ख़राब भी थी। अच्छा, सबसे बहुत मेरा जो रिश्ता है 1 to 1 लेवल पे बहुत पर्सनल रिश्ता है, सबसे बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है। सबको पता है कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और उन्हें ये पता है कि भाई जो अनीस है उसकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली फिल्म बनाएगा, बाकी उसका कहीं ध्यान है नहीं, वो कहीं ज़मीन पे बैठ जाएगा, वो कुछ ये कर लेगा, उसका कहीं तो वो हाँ सिंपल है मामला। एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। पिक्चर बनाने में मैं ये नहीं देखूँगा कि, तो मैंने उनको बोला कि खान साहब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और सर एक एक आदमी जाता है, सब लोग आते हैं, बहुत टाइम लगता है, ये सीन ख़त्म नहीं होगा 20 दिन तक, और मुझे 20 दिन आप लोगों की डेटें नहीं है। आई डोंट माइंड कि मैं 20 दिन शूटिंग करूं, हालांकि मुझे मालूम था कि 20 दिन डेटें नहीं है। तो मैंने बोला कि सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं माइक पे बोलूँगा शॉट रेडी, एंड प्लीज़ सारे लोग आ जाइए ताकि एक दूसरे का वेट नहीं हो, और जिनकी ज़रूरत नहीं होगी मैं उनको कह दूँगा कि ठीक है प्लीज़ आप चले जाइए। तो सब ने एग्री किया, हाँ नहीं ठीक है, नाना जी, अनिल जी, हाँ नहीं आप बोलो आप इधर ही। फिर मैंने जो है वो शॉट वर्ड रेडी हुआ, मैंने बोला यार 3 कैमरे थे मेरे पास, 3 कैमरे लगाए हुए थे, मैंने वो शॉट रेडी, सारे लोग आके मार्क पे खड़े हो जाते थे। तो असिस्टेंट भी रिलैक्स हो गए थे, कैमरामैन जो हमारे थे वो थोड़े से और डेरिंग हो गए थे कि ये कमाल है भाई। तो कैमरे में देखा, नहीं आप नीचे, आप नीचे, नहीं आप नीचे। तो मैंने उनको बोला भाई ज़रा आराम से, क्योंकि ये इन लोगों के प्यार है, वो सीधे आ गए हैं, तो इससे आप नीचे ऐसा मत करिए। आप बोलिए सर तो बट आई मस्ट टेल कि यार सब ने इतना प्यार दिया है, इतना मोहब्बत दिया, और इतनी ईमानदारी से इस तरह काम किया कि अगर मुझे लगता है ये सारे एक्टर नहीं होते तो जिस तरह मैंने क्लाइमेक्स शूट किया है वो शायद मैं नहीं कर पाता। Wow, that is an incredible story. Okay, sir, now we'll ask you a few fan questions, like trivia-based questions. तो आपके दिमाग में एक है हमारे उदय शेट्टी, सन ऑफ शंकर शेट्टी, डॉन, जो बनना चाहते थे एक्टर, बन गए गैंगस्टर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वो गैंगस्टर बने कैसे? क्या उन मतलब ऑडिशंस में उनके साथ कुछ गलत हुआ? Did he get rejected? We beat up one of the directors and then got into नहीं, मैंने क्या है मजनू की कहानी बनाई थी कि वो कैसे बना। मजनू का नाम मजनू इसलिए हुआ, मजनू भाई, कि मजनू जो है जो इश्क लोग करते हैं उसमें लैला, मजनू, शीरी, फरहाद, रोमियो जूलियट, यही सब मशहूर नाम है। तो ये मजनू भाई है, तो सब लोग इनको बेसिकली मजनू बोलते थे, इसलिए कि एक लड़की के इरावती नाम की एक लड़की थी, झोपड़पट्टी में रहती थी वो, तो उसके साथ इनका बड़ा इश्क था। उसके 2 खतरनाक भाई थे, उन्होंने मिलकर मजनू भाई को मारा वारा भी था, हाथ तोड़े थे। लेकिन वो पूछते भी लोग कि भाई आपके उन्होंने हाथ पैर तोड़े थे, तो बोलते नहीं खाली हाथ तोड़े थे, पैर तो भागने पैर जो है वो भागते भागते गटर में गिरने से टूटा था। तो उनकी अच्छा, उसके अंदर उनके हाथ से 1-2 मर्डर हो गए। तो एक आशिक आदमी बेचारा, उसके हाथ से मर्डर हो गया, वो घबरा गया और वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए, कानून से बचाने के लिए कहीं आया। कुछ लोग उसे मिले और वो धीरे धीरे ही बिकेम तो इसकी एक अपनी स्टोरी थी। इनकी स्टोरी मैंने अधूरी रखी थी। शंकर अपने उदय शेट्टी का इतना था कि हाँ भाई उसको बेचारे को एक्टर बनना था, तो वो एक्टर तो नहीं बन पाए और वो बन गए गैंगस्टर। लेकिन वो अंदर जो एक बार एक्टर आता है तो वो जाता नहीं है, तो वो कभी जो है किसी को धमकी भी दे रहे हैं अगर सामने आए हैं तो थोड़ा सा हाँ, तो वो अंदर जो एक्टर है और वो एक्टिंग जो है पूरी पिक्चर में वो कहीं मरतबा यूज़ भी करते हैं बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर। तो वो मैंने सोचा कि अगर ये गुड एक्टर है तो मैंने उस सीन में पहले रिवील नहीं किया कि वो अपनी बहन के लिए जाते हैं इसके दरवाजे पर क्या नाम इनका क्या नाम परेश रावल का, और उनके पैर वैर पकड़ लेते हैं। तो इतना बड़ा डॉन आदमी पैर पकड़ के जब फूट के रो रहा है कि सर
मैं थक चुका हूँ, मेरी बहन की शादी और ये पूरा आंखों में आंसू आता है। तो ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा डॉन है और बेचारा यार देखो। अब वहाँ तक पूरा रियल सीन है, जब बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि वो बेसिकली एक्टर है। और वो कहते हैं अपना मजनू को कि देख बिना ग्लिसरीन के कैसे आंसू निकाले जाते हैं। आगे का संभालने हाँ, का। आगे का तू संभाल ले। Majnu just looks up and then he हाँ, also switches. तो ये जो चीज़ें हैं कि वो एक्टर जो है बेचारा, अगर वो गैंगस्टर नहीं होता तो वो एक्टर होता, ये पक्की बात है। बट वो एक्टर नहीं बन पाया और इस लाइन में आ गया तो ही बिकेम गैंगस्टर। लेकिन वो दिल में से एक्टर है और वो नीचे भी वो गाड़ी पे से सिर पटक रहे हैं। अब ये पागल जी नहीं पाएगा। सर पटकते हैं वो। सुनामी आ जाएगा। बहुत मैं यही चाह रहा था कि दो जो हमारे मेन ये जो लोग हैं हमारे जो डॉन, ये एक सिंपल डॉन नहीं होकर, वरना क्या है कि इतने लवेबल नहीं होंगे। तो उनको लवेबल बनाने के लिए, चाहे वो काम जो भी कर रहे हैं, उनके हाथ में गन है और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनकी मोटिवेशंस क्या है। तो मोटिवेशन बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा था कि भाई बहन की शादी करानी है। Every man's problem. ये हर आदमी की प्रॉब्लम है और उसके अंदर उनका खुद का जो बिजनेस है वो रास्ते में आ गया है। Okay, Anis sir, Akshay Kumar has had a sort of in his comedies he's been a mischievous. He's played mischievous characters. If you take an He's always example of pulling Hera people Fairy, Yeah. Bhagam Bhag. Bhagam Bhag, he's been a notorious character and he's such a talented comedic actor. How did you consider कि इनको सीधा और शरीफ बनाएंगे इस फिल्म में? I mean, देखिए, जहाँ तक अक्षय की मैं बात करूँ, अक्षय इज़ अ फैब एक्टर yes, एंड उनके साथ काम करना मतलब आपको मैं बताऊँ इट्स अ प्लेजर। बिकॉज आपको एक थोड़ी टेंशन भी रहती है कि आपने अगर उनको बोला है कि 7 बजे की शूटिंग है तो कोई आए ना आए, पहुँचे नहीं पहुँचे, वो 7 बजे हिल बी देयर एंड भले वो कुछ कहे नहीं कहें, लेकिन बीच बीच में इज अ गुड एक्टर इन पर्सनल लाइफ। तो वो एक आधा लोग बड़ी देखना अच्छा लेट है तो ही इज़ आपको पूरा गिल्टी फील करवाएंगे कि भाई देखो मैं आ गया हूँ और आप लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम। तो मैंने देखा जिस तरह आपने कहा कि वो थोड़ा सा बाल पकड़ना वो था, तो मैंने वही चाहा कि यार इनको मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूं, वरना एक वन ऑफ दी के भाई और पिक्चरें तो हाँ वो नहीं हो। तो मैंने उनको जानबूझ के चश्मा वश्मा भी दिया और शरीफ बनाया और वो थोड़ा सटल काम करते हैं उसमें। Correct. तो पर्सनली मेरी जो फेवरेट उन्होंने जो फिल्में की हैं सारी कॉमेडी की फिल्में, चाहे वो हेरा फेरी हो, काफ़ी फिल्में जिनमें मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो वेलकम में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि ही लुक्स वेरी डिफरेंट। ये काफ़ी अलग लगते हैं और But he's pulled it off so well. soft spoken guy. बहुत अच्छा उन्होंने। तो जैसे अभी वो गाना भी था तेरा सरापा, वो जो है किया, तो उसमें क्या है कि अभी 3 लोगों के बीच में गाना है कि एक तरफ नाना और अनिल जी गाना गा रहे हैं और आप वो गाना देखेंगे ना तो वो एकदम क्लियर था बिगनिंग से कि वहाँ थोड़ा सा आपको लस्ट नज़र आएगा कि वो क्या, और यहाँ पे आपको लव नज़र आएगा। तो अक्षय एंड कतरीना का थोड़ा पायस, वो किस तरह के मूड है उनके, किस तरह उनका शूट हुआ है, तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग बड़े प्यार में, और वहाँ पर आपको सिर्फ प्यार नहीं है, वो प्यार के साथ कुछ हाँ, तो वो एकदम क्लियर आपको रहना पड़ता है कि भाई ये कैरेक्टर्स हैं, इस तरह का गाना है और आपको क्या करना है। अभी आप नॉर्मली देखिए कि इस तरह के गाने जब शुरू होते हैं तो नॉर्मली हीरो हीरोइन से शुरू होते हैं, बट मैंने शुरू करवाया विद नाना, इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है और वो जो लाइन थी कि होश उड़ा देता है मेरा something ऐसा, तो मैंने बोला ये गाना जो है ना यहाँ से बहुत अच्छा लगेगा कि नाना जी शूटिंग चल रही है हाँ और वैसा है, और उसके बाद हम गाना करेंगे। तो इट वाज अगेन गाना शुरू होने वाला है तो पब्लिक इज एक्सपेक्टिंग कि भाई हीरो हीरोइन से शुरू होगा, और ना होके वो कहीं और से शुरू होता है, कुछ अलग तरीके से शुरू होता है। और नाना जी को आपने इस तरह देखा है। हाँ, That is true. Incredible. In fact, even that scene के Akshay goes to save Katrina from the fire, and instead she emerges with him on her shoulder. Such a lovely role reversal, and way before its time to show कि आपकी जो हीरोइन है, she is way more brave for आपको whatever. बताऊं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट थी ना उसमें ऐसा नहीं था। स्क्रिप्ट में नॉर्मल था कि भाई अक्षय जो है जाता है और उस लड़की को, मकसद सिर्फ ये था कि भाई किस तरह एक लड़की और एक लड़के का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ कोइंसिडेंटली, एंड उनका भी आगे एक रिश्ता बनने वाला है। तो वो सेट पे
आई थिंक हम लोग बैठे हुए थे एंड हम डिस्कस कर रहे थे एंड अक्षय का भी ये था कि बहुत नॉर्मल हो रहा है, इस बार कुछ करना चाहिए, और वहाँ बातें करते 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 विद अक्षय हमने ये प्लान बनाया एंड अक्षय वॉज वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले जो अपना वोट होता है कि भाई ऐसा करें कि नहीं करें, उसके अंदर सबसे पहले अक्षय वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो भी मुझे लगता है कि शूटिंग में उनको एक कैरेक्टर उनकी समझ में आ गया था कि मैं बहुत सीधा हूँ, बहुत शरीफ हूँ, मैं उठा के लेके आऊँगा हीरो की तरह। उससे ये बेटर होगा कि भाई मैं जाऊँ और मैं फंस जाता हूँ, मैं बच्चा नहीं गया हूँ, मैं फंस जाता हूँ और मुझे जो है लड़की उठा कर लेके आती है। Okay, let's come to the star, Mr. RDX रणवीर धनराज जाखड़। Yes. RDX. RDX. What a character. sir. How did you convince him? Such नहीं a- नहीं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस खान साहब, बट खान साहब जो है उनके साथ मेरी अच्छी एक रिश्ते रहे हैं, बिकॉज मैंने एक फिल्म बनाई थी नो एंट्री जिसमें फरदीन था एंड फरदीन का काम खान साहब को उस पिक्चर में बहुत पसंद, उनको फिल्म भी बहुत अच्छी लगी। तो एक दिन रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया एंड उन्होंने कहा कि अनीस एंड उन्होंने तारीफ़ की कि यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई। आई वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए कि ये तारीफ़ जो है वो कोई कहीं और से नहीं, खान साहब की तरफ से आ रही है, जो खुद इतने बड़े डायरेक्टर रहे हैं। मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका, उनकी सारी फिल्में मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो अपराध हो। और उसके बाद जब मैंने फिल्म लिखी और मुझे पता लगा कि भाई वी नीड अ कैरेक्टर जो नाना जी और अनिल जी का बॉस हो, तो वो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हाँ, तो मैं बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा और बहुत सारे नाम आए थे जहन में। फिर मैंने बोला नहीं यार, ये रोल करना चाहिए खान साहब को। और देन आई अप्रोच खान साहब, मैंने फ़ोन किया खान साहब को एंड ही वॉज वेरी कूल गाय। अरे आ जाओ, मैं यहीं हूँ जूहू पर। तो मैं जूहू पे उनको उनके बंगले पे मिलने चला गया, यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद मैंने बताया। तो उस टाइम पिछले शायद 5-10 साल 7-8-10 साल तो उन्होंने कोई फिल्म में काम नहीं किया था। मुझे बोले यार नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ यार, बट मुझे पता था कि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो मैंने उनको नहीं सर ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं इतना हक भी उनके ऊपर इसलिए कर सकता था कि उनको भी पता था कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में पता है। उनको ये पता था कि भाई कोई आदमी ऐसी ज़िद नहीं कर रहा है, ये मुझे अपना बॉस समझता। मैंने बोला नहीं खान साहब आपको ही करना है। तो उसके बाद 3 मरतबा 4 मरतबा जाना, उनको समझाना ये सीन है, ये रोल है, ऐसा सब किया मैंने। बट ही रिफ्यूज़ कि नहीं मैं नहीं करूँगा एंड मैं उनके लगा रहा। एक दिन जो है मैंने उनको मनाया और उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं करूँगा एंड इस तरह जो है ये फिल्म के अंदर पर अभी हम लोग जब भी कल देख रहे थे फिल्म एंड हिज तकिया कलाम इज अभी हम जिंदा हैं। and that is his last film ever. Yeah. That is so it's unbelievable the It's beautiful. impact. Yeah. It's It's a miracle in मुझे itself. लगता है या कभी कभी चीज़ें हम अब लिखते हैं और फिर आगे वक्त के साथ एंड मुझे लगता है वो तकिया कलाम एकदम परफेक्ट उनके लिए था। और आज भी जो है वो बहुत सारे लोगों के दिलों में जिंदा ही है। Of course. मैं तो जब ये फिल्म देखता हूँ वेलकम, वो मेरे लिए कॉमेडी फिल्म में बहुत हंसता हूँ, लेकिन कई मरतबा जब मैं खान साहब को देखता हूँ तो आई फील वेरी इमोशनल अभी भी। मुझे लगता है कि और ख़ासकर वो जब डायलॉग बोलते हैं अभी हम जिंदा हैं, तो मेरे तो दिल में जिंदा हैं वो और हमेशा रहेंगे वो। But it's a beautiful part also because he is a gangster और वो सबसे deadly gangster है। अब वो मजनू भाई, अब वो उदय भाई, बट फिर भी वो मतलब इंसाफ करेंगे, इंसाफ Yes. होगा। हाँ, वो और करेंगे। बट सब कुछ होने के बाद आप देखिए थोड़े इनोसेंट भी है कि जब से बोलते हैं, लड़की बोलती है उनको एक सीन में जिल्ले इलाही, तो वो ऐसे नॉर्मल बैठे हैं sits up like this. and he sits like कि यस somebody लड़की call का में बना जिल्ले इलाही, थोड़ा और अब मुझे फैसला करना है। तो वो फैसला पूरा अपने लोगों के खिलाफ करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई वो बहुत बोले एक तरफ तुम्हारी बहन के आंसू है और दूसरी तरफ ये है और एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो वो पूरा फैसला बराबर करते हैं, इंसाफ का फैसला करते हैं। Okay, what about some of your iconic characters who are on the sidelines but are equally important? Hey guys, if you enjoyed this video, Please like Comment subscribe and hit the bell icon. for regular updates from Pastiche Pictures. keep watching.